नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। अगर आप आर्ट कैम को सीखना चाहते हैं, यदि आपको आर्ट कैम से संबंधित काम करना पड़ रहा है, तो आर्ट कैम आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आर्ट कैम कुछ लोग 7 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 9 यूज़ करते हैं, तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से आर्ट कैम 18 पड़ता है। 2018 वर्जन का प्रीमियम चाहे 2018 वर्जन का नॉर्मल आप बेसिक वर्जन ले लीजिए, दोनों भी अच्छा पड़ता है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आर्ट कैम कैसे सीखना है। आर्ट कैम को यूज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आर्ट कैम में क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या चेंज करने से क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं। यानी आपको मशीन चलाना है तो आर्ट कैम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्ट कैम के माध्यम से ही आपकी जितने भी प्रोग्रामिंग टूल पर जी कोड जिसे बोलते हैं वो पोस्ट में होती है। तो हम आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज को समझाएंगे जिसको आप समझ करके आर्ट कैम को समझ सकते हैं और अच्छे जान सकते हैं कि आर्ट कैम करेगा क्या। सबसे पहले एक बात हम बात समझा दें आपको कि अगर आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो 2D डिजाइन हो चाहे वो 3D डिजाइन हो, तो मशीन उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो डिजाइन बनती है वो आपकी कोरल में बनेगी, चाहे ऑटो कैड में बनेगी या फिर आपके किसी अदर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में बनेगी, जिसका आउटपुट DXF DWG हो सकता है डिजाइन के संदर्भ में। ये बात है। देखिए, जैसे हम कह दें कि अगर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ऑडियो मेरा MP3 फॉर्मेट में सेव हो रहा होगा और उसकी वीडियो जो होगी MP4 फॉर्मेट में सेव हो रहा होगा। यानी मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये सेपरेट होकर अपने हिसाब से मोबाइल सेव कर रहा है। इसी प्रकार से मशीन को भी खुद की एक भाषा चाहिए होती है, जिसे जी कोड बोलते हैं। अलग अलग मशीनों की अलग अलग जी कोड होती है। किसी का MMG सपोर्ट होता है, किसी का टैप होता है, किसी का टेक्स्ट फाइल होता है, किसी का जी कोड फाइल होता है, किसी का NC फाइल होता है, किसी का CNC फाइल होता है। बहुत से फाइल टाइप उसमें आर्ट कैम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस सभी का सेम है। सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है आपको सेव करते वक्त। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सभी डिजाइनों की सभी मशीनों के लिए प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेस है आर्ट कैम में वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपको उसके एक्सटेंशन चेंज करके सेव करने की जरूरत है कि आपका मशीन कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, हम आपको सीधे आर्ट कैम में लेके चलते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए, मैं कोरल ड्रा में एक छोटी सी डिजाइन खोल के रखा हूँ जो कि समझ में आ सके कि आपको करना क्या है। इसकी साइज में ले लिया 98x98 या चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं। 98.6 98.6 है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसकी DXF फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रख लिया हूँ। अब न्यू मॉडल में लेके आते हैं। हमें न्यू मॉडल में अगर आप लेके आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप न्यू मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑरेंज कलर का मार्क दिखता है। ये मार्क क्या है? सबसे पहले आपको मैं आर्ट कैम की बेस बता रहा हूँ। तो ये मार्क आप मूव भी कर सकते हैं, ये मार्क आपको शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये जो आपको दिखता है 1000 बाय 1000, यानी ये स्क्वायर में दिख रहा है, तो इसकी मैं थोड़ा कम कर दूं तो आपको देखने और समझने में आसान होगी। ये 500 बाय 1000 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो मार्किंग दिख रहा है, यह आपकी XY की पोजीशन शो कर रही है। यानी आप अगर मशीन चलाना चाहेंगे तो ये इस प्रकार की आपकी सीट रहेगी, यानी ये 500 और इधर 1000। ये जो सीट रहेगी, इस सीट में आपको XY यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट आपको यहीं पे सेलेक्ट करना है ताकि आपको समस्या न रहे। अगर आप यहाँ इसको सेंटर सेट करते हैं तो ये सेंटर में भी चला आएगा। देखिए, मैं सेंटर में लाकर लेफ्ट क्लिक किया, सेंटर में आ गया, लेकिन सीट का सेंटर डिफाइन करना हमें काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेंटर पॉइंट कहाँ है वो निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर हम कहें राइट कॉर्नर की, तो राइट कॉर्नर भी इजीली आप पा सकते हैं। अगर आप टॉप राइट कॉर्नर की बात करें तो टॉप राइट कॉर्नर भी आप इजीली लेके आ सकते हैं, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी आप इजीली लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो मैं यूज करता हूँ, पर्सनली बात करूँ तो मैं लेफ्ट बॉटम यूज करता हूँ, क्योंकि हर मशीन की जो कंट्रोल पैनल होता है वो मशीन के लेफ्ट बॉटम में होता है और आपको यहाँ से XY और Z डिटेक्ट करने के लिए काफी इजी पड़ता है। तो यहाँ से आपको इसको करना पड़ेगा। ओके, ये ओके आपको कब करना है? जब आपके पास साइज आप यहाँ डाल करके उसके बाद आप काम करते हैं। तो अगर आपको साइज नहीं डालना है तो देखिए, आप जो डिजाइन सेव किए उसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाता हूँ। ये ओपन होने में टाइम लगेगा। ये मेरा सैंपल फाइल है, इसी को मैं करता हूँ। पहले इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज, जो मैं अभी ओपन किया इसको कर लेता हूँ मैं क्लोज। ये मेरा क्लोज हो गया है। इस सैंपल फाइल को मैं यहाँ से
ड्रैग करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ। बहुत लोग क्या करते होंगे, फाइल में आते होंगे, ओपन करते होंगे, लेकिन नहीं, मेरे पास फाइल पड़ी है, इसको ड्रॉप है। तब तक मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली जो लोग यूज करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। यानी आपकी कोई डिजाइन कटनी है तो आप इनसाइड काट सकते हैं या आउटसाइड काट सकते हैं। ये इनसाइड और आउटसाइड क्या है, इसको भी मैं बहुत गहराई से आपको समझा दूंगा। इनसाइड, आउटसाइड और तीसरा होता है अलाउंग। ये तीनों में क्या डिफरेंट है और क्यों यूज किया जाता है, इसको भी मैं आपको यहाँ पूरी तरीके से समझा दूंगा। देखिए, मुझे ये डिजाइन ओपन हो चुकी है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। मैं हमेशा लेफ्ट बॉटम यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ओपन किए हैं और इसको मैं ओके कर दिया, अब इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए, और इसको विंडोज स्टाइल वर्टिकली मैं लेके आता हूँ। अब मुझे 3D से कोई मतलब नहीं, मैं 2D पे ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे 2D दिखाना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पे अगर आप सपोज करिए इसकी साइज आप बना के रखे हैं, आपको मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। ये चीज सिर्फ दो लाइन है, एक यहाँ लाइन दिख रही है और एक बॉर्डर लाइन दिख रही है। अगर मैं आपको यहाँ से टूल पाथ में लेके आता हूँ, ये पूरा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मेनू है, यहाँ से एडिट है, मॉडल, वेक्टर। अगर आपका मॉडल किसी तरीके से मिरर हो गया है, किसी तरह से रोटेट करना है, तो आपको आर्ट कोरल ड्रा में या आपको ऑटो कैड में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से इसको मॉडल में आकर के रोटेट कर सकते हैं। इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस को मूव कर सकते हैं। इवन आप इसको मिरर में बता दिया, आप इसको मिरर भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं 90 पर या 180 पर, फिर रोटेट भी कर सकते हैं इसको। फिर इसको आप चाहे तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं वेक्टर वाले ऑप्शन में आकर के। देखिए मॉडल वेक्टर जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक क्रॉप का ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये हो गया। अब देखिए मुझे जैसे ये पट्टी सिर्फ चाहिए, यहाँ से ये पट्टी और ये पट्टी और ये पट्टी और ये पट्टी, मान चलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेम चाहिए, और ये वाली लाइन मेरी कटी हुई है, जितना मान चलिए 100 बाई 100 की कटी है, या मैं 400 बाई 400 मान लेता हूँ कि अंदर अंदर इसका 400 है, अंदर अंदर इसका 400 है। अगर मुझे इसको कट करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने टूल पाथ में आऊंगा। अब मैं जब 2D की काम कर रहा हूँ तब टूल पाथ में आने के बाद मुझे 2D टूल पाथ को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यार ये प्रोफाइल क्या होता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ। देखिए हमेशा अगर आप 2D कट कर रहे होंगे जाली में, तो आपको प्रोफाइल ही सेलेक्ट करना है। अगर आप एरिया क्लियरेंस करते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया क्लियरेंस क्या होता है। एरिया क्लियरेंस ये होता है, देखिए जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को ड्रॉप करना है, यानी इतने एरिया को हमें इंग्रेव करना है। जैसे हमारा 15 mm का सीट है और उसमें से आधे हाइट को यानी 7 mm 8 mm तक को हमको उसको छील देना है अंदर से, ताकि इतना गड्ढे जैसा दिखने लगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये अपना एरिया क्लियरेंस का। ये भी एरिया क्लियरेंस का भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, वीडियो बहुत अच्छा बनेगा आपके लिए। आप वीडियो को स्किप किए बिना देखिए, नहीं तो आपको कोई पॉइंट छूट सकता है, कुछ आप सीखने से वंचित हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेट करता हूँ। अब यहीं पे आपको समझाने वाली बात है कि यहाँ पर ये प्रोफाइल सेक्शन में इतना चीजें क्यों आती है और इन सबका क्या रोल है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आपको सेफ जेड सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट टाइम। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आप आर्ट कैम इंस्टॉल करते हैं, अगर आप आर्ट कैम यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें जेड की हाइट 5 mm होती है, जिससे आपकी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो सीट पर मार्किंग, स्क्रैच या सीट को तोड़ भी सकता है रनिंग टाइम में। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड और इनसाइड और अलाउंग ये तीनों क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे मैं इस को सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से आउटसाइड करता हूँ, तो यानी मशीन इसके बाहर बाहर चलेगी, यानी जो मेरा डायमेंशन बचा हुआ है, जो भी टूल मैं सेलेक्ट करूंगा उतने टूल के डिस्टेंस वो ऊपर करेगी, उसके बाद मशीन चलेगी। यानी अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूँ तो मशीन इस लाइन के ऊपर ऊपर चलेगी, उसके अंदर की पूरी एरिया को बचा के रखेगी। अगर मैं इस लाइन को इनसाइड करता हूँ तो इस लाइन के नीचे से होकर के मेरा बिट चलेगा, उसके ऊपर बिट नहीं जाएगा। अब आप समझिए, अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की गैप मेरी, अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की गैप मेरी अगर 100 mm है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर यहाँ 100 mm है, अगर मैं इसको आउट कर दिया, इस लाइन को आउट कर दिया, तो 6 mm की बिट होगी, तो 6 mm इसको और भी कट कर देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा 6 mm की डिस्टेंस और कम हो जाएगा, यानी डिजाइन मेरी खराब हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, इससे बचने के लिए आप एकदम हमेशा कॉन्सेप्ट में रखिए, जब कहीं भी अंदर अंदर करके बहुत सारी डिजाइन आपको देखने को मिल रही हो, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सभी सभी को सेलेक्ट ऑल कर देना है और इसको आउटसाइड पे करके रखना है, और उसके बाद आप प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसको इन कर देगा, यानी इसको अंदर कर देगा, इसको बाहर कर देगा। ऑटोमेटिक मशीन डिटेक्ट करेगा कि आपको कैसे आपकी डिजाइन बनी हुई है, आपको कैसे अच्छे से डिजाइन देना है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं, आउट कर देंगे। इसके बाद देखिए हम टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से टूल जैसे सेलेक्ट करना है, 6 mm का इंडमेन ले लेता हूँ
और इंड मिल में एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है, आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ और इंड मिल को यहाँ से आप नीचे सर्च करेंगे तो यही पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से स्टेप ओवर में आपको पहले ही बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेप ओवर क्या होता है कि अगर बिट मशीन एक बार लाइन के कट की गई है तो अगला बार मशीन कितना वाई पर मूव करेगी, वो होता है स्टेप ओवर। इसके बाद आपको क्लाइंब और कन्वेंशनल या आपके फिनिशिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी। तो मैं हमेशा कन्वेंशनल यूज करता हूँ, जिससे प्रोडक्ट फिनिश निकलता है, उसमें कोई बर, उसमें कोई पाउडर बचा नहीं रहता। इसके बाद ये हमारा सेलेक्ट होता है। अब हमें यहाँ पे चलाना है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो सेफ जेड लिखा हुआ है, हमें इसी सेफ जेड को सही करना होता है। मैं बाय डिफॉल्ट सेफ जेड में हमेशा 100 यूज करता हूँ। यहाँ पे भी आपको 100 डाल के रखना है, यहाँ भी 100 डाल के रखना है और आपको एक्स होम और वाई होम 0 रखना है। अगर आप यहाँ पे सेफ जेड एक्स वाई में भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं, 10 15 20 या 50 के ऊपर डालना पड़ेगा, आपको मिनिमम 50 डालना पड़ेगा। तो मशीन क्या करेगा, 50 के ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे आने का चांस नहीं करेगा। मशीन बंद होगा तो ऑटोमेटिक 50 ऊपर चला जाएगा। ये होता है सेफ एक्स, सेफ वाई और सेफ जेड। अगर एक्स वाई करते हैं तो जो आप सेफ एक्स वाई पोजीशन दिए है उससे 50 mm, अगर 100 mm देते हैं तो उससे 100 mm दूर जा करके ये रुकेगा। अगर आप कोई क्लैंपिंग कर देते हैं तो क्या करेगा, मशीन उस क्लैंप के पास नहीं जाएगा, उससे दूर ही चला जाएगा। ये होता है सेफ एक्स वाई और जेड। ये है सेफ एक्स जेड, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमको करना है कैलकुलेट नाउ। जैसे मैं कैलकुलेट नाउ करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है, इसको ऊपर कर दिया है और इसको नीचे कर दिया है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इस लाइन के नीचे कट किया है और इस लाइन के ऊपर कट किया है, यानी ये मुझे पार्ट बहुत सेफली मिल जा रहा है, इसके डायमेंशन में कोई एरर आने वाला। ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको 2D टूल पाथ बनाना है और 2D टूल पाथ में इनसाइड आउटसाइड कैसे आपको सेलेक्ट करना है और इनसाइड और आउटसाइड आपको क्यों सेलेक्ट करना है, और ये सेफ जेड क्या होता है, सेफ एक्स क्या होता है, सेफ वाई क्या होता है। और आपको मशीन चलाने में कोई समस्या आ रही हो, अगर आप चलाते रहते कोई एरर आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपके प्रॉब्लम्स को कमेंट करिए, हम उस पर वर्क करेंगे और आपका प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पसंद तो आया ही होगा वीडियो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी देखें। तो मिलते हैं कुछ और ऐसे वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।